हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का पूरे पीडीएफ से मैं उठाया हूँ। जो कि ये जो आपका सेशन दिख रहा है ऊपर, तो इस सेशन पे मत जाइएगा। ये सेशन अभी अपडेटेड नहीं हुआ है, 2023 ही है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम पे आएगा। तो अभी हमने पिछली बार पूरा हमने पढ़ा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मॉड्यूल क्या है हमारा? फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी मतलब, लिटरेसी का मतलब आप क्या समझते हैं? साक्षरता। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू मनी मैनेजमेंट। कहने का मतलब धन प्रबंधन का परिचय। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को उठा लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज अंडरस्टैंडिंग द वे मनी इज। कहने का मतलब वित्तीय साक्षरता यानी पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसे कैसे समझना चाहिए, मतलब इसे कैसे समझा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? सेव्ड, स्पेंट, इन्वेस्ट, ऑल ऑफ देम। अगर हमको वित्तीय में साक्षरता मतलब हमको धन को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे मतलब आप उसको कैसे स्पेंड कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, यही तो है फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब आपको धन खर्च करने की मतलब सिस्टम पता है कि हमको क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ देम होगा, मतलब ये सभी चीज़ें इसके थ्रू की जा सकती हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस्टली थिंग्स आर नॉट इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल आवर्स। कहने का मतलब है महंगी चीज़ें जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। बताइए। नीड्स, वांट्स, लग्जरी, सेविंग्स। अब हमारे जीवन को सरवाइव करने के लिए ना हमको लग्जरी पर नहीं चाहिए, फिर भी हम सरवाइव कर सकते हैं। हमें सेविंग्स होनी चाहिए, ज़रूरत मतलब हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को उठाते हैं। थिंग्स आर नीडेड फॉर सर्वाइवल आर, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक होता है? वांट्स, नीड्स, सेविंग्स, एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? ज़रूरत होनी चाहिए, तभी हम कोई चीज़ के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए मतलब आवश्यक चीज़ें क्या होती हैं? नीड्स ही होती हैं, हमारी ज़रूरतें ही होती हैं, जो उसकी वजह से हम हर चीज़ों को उसको मतलब सरवाइव करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब ये 4 और 5 हमेशा की तरह आप इसको सॉल्व करोगे। आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करके दोगे हमें। नहीं समझ में आता आप बिल्कुल कमेंट करोगे, जो भी समझ में नहीं आता मेरे से पूछोगे। मैं आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग को कमेंट करके पूछना होता है। और एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके सभी ट्रेड्स पे, दैट मीन्स अगर कोई भी ट्रेड होगा उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगती है तो सेम ही कोर्स है। इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं हूँ यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिक ऑफ बैंकिंग्स। कहने का मतलब जो हमारा बेसिक ऑफ बैंकिंग्स है, तो इसमें से हमको क्या पढ़ना होगा? अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब कि बैंकिंग की कुछ मूल बातें, मूल बातों पे हम आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अब हम जो पढ़ेंगे ना तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू आ। कहने का मतलब सभी वित्तीय गतिविधियों का एक माध्यम से किया जा सकता है। कहने का मतलब जो भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट मीन्स आपका खर्च करना, आपका बैंकिंग, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका वर्क प्लेस, चाहे जो भी होता है, वो हमारा किसके थ्रू डन हो पाता है? बैंक के थ्रू हो पाता है ना। मतलब हमको स्कूल में फीस जमा करना होता है तो हम पैसे कहाँ से लेके आते हैं? तो हमें जो मतलब एक फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जिस जिस तरह की भी हम वित्तीय गतिविधियाँ को माध्यम से, किसके माध्यम से की जा सकती है, जो भी होता है, तो हमारा सिर्फ बैंक ही है जो हमें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमको बैंक में सपोर्ट मिल जाता है, बैंक के पास हम पैसे लेके आ जाते हैं तो हमें उसका पूरा सपोर्ट मिलता है, तो हम हर जगह पे जाके बैंक के थ्रू स्पेंड कर सकते हैं और हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ईजिली मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज। कहने का मतलब है धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्था क्या कौन सी है? बताइए। हॉस्पिटल है, बैंक है, पंचायत है, असेंबली है? जाहिर सी बात है बैंक ही होता है। 8 नंबर क्वेश्चन,
When a person deposit a fixed sum of money every month it is कैसा अकाउंट होता है? अगर कोई व्यक्ति, कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति एक निश्चित हर महीने एक निश्चित मात्रा में राशि को मतलब जमा कर रहा है अपने खाते में, तो वो किस प्रकार का खाता होता है? रिक्वायरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ये होता है रिक्योरिंग डिपॉजिट, मतलब एक जमा राशि, एक फिक्स डिपॉजिट। कहने का मतलब होता है ना कि मतलब एक निश्चित धनराशि। कहने का मतलब अगर हमको 2500 की किस्त बन चुकी है तो हमको उतना देना ही है। और सेविंग अकाउंट में तो हम कितना भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, पर रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो एक फिक्स होता है कि हमको अगर 2500 हमने डिसाइड करवाया तो सिर्फ 2500 ही जमा करना है। ठीक है, हमेशा की तरह आप 9th और 10th आप फिर से करोगे, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू होते हैं। आप अपने से करोगे, जब नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से सहायता मांगो, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। ठीक है, अब आप हमारा जो कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। कहने का मतलब ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन्स की बात होती है तो थोड़ा सा इसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हमें जैसे ये जो है ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन, आप लोग आजकल देख पा रहे हैं कि आप हर व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो चाहे आप कहीं का भी मानो, मतलब जो भी व्यक्ति है वो हर जगह ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग ही कर रहा है। कहने का मतलब जो हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो ये सब ऑनलाइन बैंकिंग ही, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। और तो चलिए मैं बता दें। तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा उठाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इज कॉल्ड, कहने का मतलब इस ऑनलाइन बैंकिंग को क्या कहा जाता है? होम बैंकिंग कहते हैं, ऑफिस बैंकिंग कहते हैं, नेट बैंकिंग कहते हैं, सेल बैंकिंग कहते हैं। जाहिर सी बात है, हमने नेट बैंकिंग बहुत सुना है और नेट बैंकिंग की ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, अब हमारा 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन हैपन इन लोन, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, कैश या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। चाहे आप बी या डी कुछ भी करो, आंसर डी, मतलब डी और बी दोनों सही है, क्योंकि दोनों में सेम ही ऑप्शन है और डिजिटल ट्रांजेक्शन ही कहलाता है जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिशा वांट्स टू पे मनी टू देयर टू द हर लोन अकाउंट, हाउ कैन सी डू इट विदाउट गोइंग टू द बैंक? कहने का मतलब दिशा है, वो दिशा बोल रही है कि अगर हमको अपना लोन अकाउंट में पैसे जमा करना चाहती है तो बिना बैंक जाए वह यह काम कैसे करेगी? ऑनलाइन ट्रांसफर, ओपन बैंक अकाउंट, क्लोज अकाउंट, विदड्रॉ फ्रॉम एटीएम। एटीएम से विदड्रॉ करके तो हमें ही मिलेगा, खाता बंद करने से तो ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन बैंक अकाउंट से खाता खोल देने से तो आपका लोन पेमेंट नहीं होगा। ऑनलाइन ट्रांसफर से ही आपका लोन पेमेंट होगा। 14 और 15 आप करोगे। ठीक है, हम फटाफट थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको टॉपिक को क्लियर करके ना नेक्स्ट हमारी सीरीज चालू होने वाली है। थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब चलिए हमारा अब मोबाइल बैंकिंग ऐप है। मोबाइल बैंकिंग ऐप में क्या आएगा? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स कौन कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? 100% पता होगा, क्योंकि आप में से 90% लोग, 90% जो यूज़र्स हैं ना, जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके और अपनी बेसिक नीड्स को, कहने का मतलब जो भी ज़रूरतें होती हैं आप अपने अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ करके और बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज़ करके आप ना अपनी ट्रांजैक्शंस को या अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। कहीं भी आजकल पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन है तो आपके पास पैसे भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है आज के टाइम पर। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेट बैंकिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू अ डैश। कहने का मतलब नेट बैंकिंग कंप्यूटर के थ्रू, कहने का मतलब कैसे की जाती है? फ़ोन, फ्रेंड्स, कैशियर, वेबसाइट। वेबसाइट की ज़रा से 100%, ये तो आपको भी पता है। कैशियर तो होगा नहीं नेट बैंकिंग में कंप्यूटर के अंदर, फ्रेंड भी होगा नहीं, फ़ोन तो होगा नहीं, क्योंकि तो कंप्यूटर की बात कर रहे होगे तो वेबसाइट ही होगा। नंबर 17, ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू। स्मार्टफोन की मदद से हम मोबाइल बैंकिंग कैसे कर सकते हैं? वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, आईएफएससी या बैंक। मोबाइल की ऐप से, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, एवरीथिंग। अब 80 नंबर क्वेश्चन, वी कैन यूज नेट बैंकिंग फॉर चेकिंग स्टेटमेंट, ट्रांसफर्स, ऑल ऑफ देम, पे बिल, सब के लिए मैं यूज़ कर सकते हैं ना। अगर हम कोई नेट बैंकिंग का भी उपयोग करते हैं तो हम स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पे बिल भी पे कर सकते हैं, है ना। अब 19 और 20 ये आप करोगे। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या आएगा?
अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन पेमेंट्स में क्या आएगा, हमारा जो ये टॉपिक है इसमें 21 नंबर हम क्वेश्चन उठाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स मतलब ऑनलाइन भुगतान ही होता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप यूज्ड ऑन अ मोबाइल डिवाइस इज, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किए जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप कौन सा है। डिजिटल वॉलेट्स, क्रेडिट्स, ऐप डिपॉजिट्स। डिजिटल वॉलेट्स ही कहलाता है, क्योंकि ये तो सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ डिजिटल वॉलेट। कहने का मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो कि डिजिटल वॉलेट नहीं है। गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जाहिर सी बात है इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई वॉलेट नहीं है, ये तो एक आपको ब्राउज़र प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको अपने पीसी पे मिलता है, जो कि विंडोज़ पुराने वाले में हुआ करता था। अब तो हर जगह क्रोम ही मिलता है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले विंडोज़ 7 एक्सपी इस सब मॉडल में आया करते थे, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a square black and white code what can be scanned with the camera is dash। क्या है, क्यूआर कोड, पासवर्ड, लॉगिन, यूजर आईडी, क्या होता है बताइए। जाहिर सी बात है आपका जो स्क्वायर का होता है, ब्लैक और वाइट कोड में होता है, तो उसको क्यूआर कोड ही बोलते हैं, जिसको आप स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अभी 24 नंबर, 25 नंबर आप करोगे, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट में। सैलरी की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सैलरी पे चर्चा हो जाए। सैलरी क्या होता है, सैलरी का मतलब आपका होता है वेतन, ठीक है। तो वेतन पे अब इसमें थोड़ा सा कुछ जैसे वेतन वाले खाते भी आजकल खुल रहे हैं, आजकल नहीं पहले से भी खोले जा सकते, खोले जा रहे हैं ये। तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेगुलर पेमेंट कैन, सॉरी, रेगुलर पेमेंट्स मेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इस क्या कहलाता है। अप्रेजल, डेप्ट, लोन, सैलरी, क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। अगर कोई हमारा जो कहने का मतलब, अगर कोई नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किए जाने वाला भुगतान, नियमित भुगतान क्या कहलाता है। अगर कोई नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब वो होता है जो हमें जॉब देता है, और हम तो एम्प्लॉय हुए ना, मतलब एम्प्लॉयर वो होता है जो हमें जॉब देता है, एम्प्लॉय हम हुए जो हमें हमको जिसको हमको एम्प्लॉय मतलब जिसको जॉब मिलती है। तो इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, तो उसको उस पेमेंट को क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द, डिडक्शंस, डिडक्शन मतलब क्या होता है, कटौती। तो जो कटौती का भुगतान किया जाना चाहिए किसके माध्यम से, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, अर्निंग, बेसिक सैलरी, क्या होता है ये बताइए। ग्रॉस सैलरी का मतलब सब पता है आपको, सकल वेतन होता है। तो बताइए फिर, जो कटौती का भुगतान किया जाना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, मतलब सकल वेतन। तो इसमें से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना आपके एग्जाम में, तो आप भी थोड़ा सा घूम जाते हो, इसमें क्या ही होगा, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डेट्स फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी लोन, टैक्स, डिडक्शन, कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब आपको पता है क्या क्या होता है, कन्वेंस का मतलब आपको नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ ना। डिडक्शन का तो मतलब पता ही होगा, कटौती ही होता है। और इसका जो होता है कन्वेंस, कन्वेंस मतलब वहन करना, वहन मतलब समझ रहे हैं। तो इसमें टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब कर ही होता है, तो आपको भी पता है, लोन का मतलब तो लोन ही होता है। तो वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करती है, सिटीजन से, नागरिकों से क्या करती है, टैक्स को ही कलेक्ट करती है। 29 और 30 आप करोगे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब हमारी थोड़ा सेविंग्स की बात की जा रही है, ठीक है। सेविंग्स में हम आ जाते हैं थोड़ा, सेविंग्स में क्या कह रहा है, मतलब हमारी सेविंग्स का मतलब सीधे से बात है बचत। बचत में अब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे फटाफट। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है 31 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंट इज डैश। क्या है, सेविंग्स है, बिल है, टैक्स है, डिडक्शंस है, इसको क्या बोलते हैं। द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंट इज, कहने का मतलब बिना खर्च किए अलग रखी गई राशि को क्या बोलते हैं, सेविंग्स, बिल्स, टैक्स, डिडक्शंस। सेविंग्स मतलब हमारी बचत का है, जो भी अगर हम कहने का मतलब कि बिना खर्च के जो अलग रख देते हैं वो कोई राशि, तो उसको हम सेविंग्स ही बोलते हैं, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन, मनी पुट, मनी पुट, तो मनी पुट aside for a big expense many years from how is,
सॉरी नाउ इज सेविंग्स, दैट मीन डैश के बाद सेविंग्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कई वर्षों बाद किसी बड़े खर्चे, मतलब एक बिग एक्सपेंस, ठीक है। तो उसके लिए जो एक अलग रखा गया, जो एक धन रख देते हैं ना, कि अगर हमको बड़े खर्च के लिए कभी हम उसको बचा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, वैकेशन, डॉक्टर। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब समझते हैं दीर्घकालिक के लिए, मतलब अपने आगे वाले का आने वाले खर्च के लिए, उसको हम जो लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स करते हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट गुड सेविंग हैबिट्स। इसमें से ऐसा क्या है, मतलब इनमें से कौन सी एक अच्छी आदत नहीं है, मतलब सेविंग्स वाली। तो शॉपिंग्स ऑन वेबसाइट्स, ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, क्लियरिंग गोल्स, सेविंग मनी इन अ सॉरी सेविंग मनी इन बैंक। इनमें से ऐसा क्या है जो गलत है, मतलब सही नहीं है। शॉपिंग ऑन वेबसाइट्स, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। जब वेबसाइट के थ्रू, यानी वेबसाइट के थ्रू हम कोई शॉपिंग करते हैं तो ये गलत है, सही नहीं होता, क्योंकि इसमें हम सेविंग नहीं कर पाते कोई चीज़ों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम वहाँ पे मोल भाव नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे कोई भी अलाउंस नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोन और इंश्योरेंस की बात करेंगे। ये 34 और 35 ये आप करोगे, क्वेश्चन देख लो, और आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज कर दो, आप नंबर बोलो, मैं उसको देख के मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि क्या ही होगा उसका, ठीक है। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन इज, अगर हम बैंक से मनी को बोरो करते हैं, मतलब कर्ज लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्स होता है, गिफ्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, लोन होता है। जाहिर सी बात है कि हम लोन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसे लोन ही बोलते हैं। अगर हम बैंक से कोई पैसा लेंगे तो लोन ही तो लेते हैं ना। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लोन कैन बी रीपेड इन स्मॉल अमाउंट, फुल अमाउंट, डिलेड या फ्री। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में हमें उसे पे करना होता है, रीपेड होता है, ठीक है, छोटी छोटी किस्तों में बन जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस वी पे फॉर बोरोइंग मनी इज, कहने का मतलब जो पैसे उधार लेने के लिए जो हम कीमत चुकाते हैं वह क्या है, लोन, इंटरेस्ट, हाइडन चार्ज, प्रोसेसिंग चार्जेस। क्या होते हैं उसको, इंटरेस्ट होता है। मतलब जब हम किसी से कर्ज लेते हैं ना, तो उसकी जो एक मतलब उसकी जो प्राइस से ज़्यादा थोड़ा सा पे करना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इंस्टेंट इंटरेस्ट का मतलब आप तो जानते ही होंगे क्या होता है, बताइए, कमेंट करिए फटाफट। ऋण, मतलब जो भी उसमें इंटरेस्ट का मतलब जो भी उसमें वो लगती है, ब्याज, तो वो आपको देना पड़ता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो इसी का बेनिफिट बैकिंग को मिलता है, ठीक है। चलिए अब 39 और 40 ये आप करोगे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी का। तो थोड़ा सा इसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो लीगल लिटरेसी में क्या आपको पता है क्या होता है लीगल लिटरेसी? लीगल लिटरेसी मतलब आपको होता है रोज इसका कानूनी साक्षरता। कानूनी साक्षरता का मतलब होता है कानून की तरफ से, मतलब अगर हमें कहने का मतलब गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अंदर सारे बैंकिंग्स काम करते हैं, सारी डिजिटल पेमेंट्स है, जो भी होता है, मतलब जितनी बार फाइनेंशियली कोई भी होते हैं ना, तो एक लीगल लिटरेसी के अंदर ही सब कुछ किया जाता है। मतलब एक कानून होता है उसके लिए कि आपके साथ कोई गलत ना कर सके, आपके कोई पैसे ना ले सके, या आपको किसी भी तरीके का लूट खसोट ना हो, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसी में हम क्वेश्चन है हमारा कुछ 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ इज कॉल्ड आरटीआई, लीगल लिटरेसी, अवेयरनेस या कॉन्स्टिट्यूशंस। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा टॉपिक है लीगल लिटरेसी का, तो थोड़ा सा हमारा आंसर जो होगा वही होगा। कानून के ज्ञान और जागरूकता को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है लीगल लिटरेसी यानी कानूनी साक्षरता, ठीक है। अब 42 नंबर 1, आरटीआई का मीन्स क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्म या इन्फॉर्मेशन होता है, सॉरी इन्फॉर्म नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन ही हमारा राइट आंसर है। ये तो आप लोग 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑनलाइन पोर्टल सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू मेक एनी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स इज, कहने का मतलब सरकार द्वारा सरकार से संबंधित कोई भी शिकायत करने के लिए स्थापित ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, प्लेस ग्रीवियंस पोर्टल, पब्लिक इन्फॉर्मिंग पोर्टल या पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल? जाहिर सी बात है जन शिकायत पोर्टल ही होगा, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, दैट्स आंसर। अब ये 44 और 45 आप करोगे, 44 और 45 में आप जो करोगे, तो इसको थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से देख लो।
इसको आप लोग देखना और मुझे बताना कि इसमें क्या ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और ऐसे बने रहिए हमारे वीडियो।